आईआर स्पेक्ट्रा को हम कुछ और उदाहरणों के साथ देखते हैं। यहाँ पर यदि हम एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का लेते हैं जो कि CH3CH2OH स्ट्रक्चर रखता है, तो हम देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में किस प्रकार के बंध उपस्थित हैं। पहले तो हमें यह देखना होगा और अणु की संरचना को बंधों के साथ खोलकर लिखना होगा। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H, इस प्रकार से एक खुली संरचना बनाते हुए हम अणु को देखते हैं। तो हम इसमें पाते हैं कि इसमें 4 प्रकार के बंध यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें M1 और M2 अलग अलग हैं, यानी C बॉन्ड C जिसमें M1 C है और M2 C है। दूसरा M1 C है लेकिन M2 H है। तीसरा M1 C है लेकिन M2 O है। चौथा जिसमें M1 O है और M2 H है, यानी जो हुक्स लॉ हमने देखा उसमें जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू है वो यहाँ पर, क्योंकि दोनों परमाणु बंध के दोनों तरफ अलग अलग हैं और वे अलग अलग विद्युत ऋणता रखते हैं, इसलिए उनके कंपन में जो लगी हुई ऊर्जा है वह भी अलग अलग होगी और इसलिए इनका वेव नंबर भी अलग अलग होगा। तो किसी भी अणु को देखने का हमारा तरीका इस प्रकार हो कि हम बंध के दोनों ओर लगने वाले परमाणुओं पर फोकस करें और हम यह देखें कि वह परमाणु अगर बदल गए हैं तो म्यू या वेव नंबर बदल जाएगा। यहाँ पर हमें कितने प्रकार के कंपन मिलने की संभावना है यह भी हम देखते हैं। तनन और बंकन यानी बेंडिंग और स्ट्रेचिंग दोनों ही तरह के हमारे पास कंपन यहाँ पर इस अणु में उपस्थित होंगे, जिसके कारण हमें आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। CH स्ट्रेचिंग, जो टर्मिनल CH है उसकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों ही होंगी और CH स्ट्रेचिंग के लिए स्पेक्ट्रा में हमें 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको स्पेक्ट्रा में पीक मिलेगी। C बॉन्ड O स्ट्रेचिंग की पीक जो है वो 1260 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलती है। इम्पॉर्टेंट पीक जो अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक पीक है, जिससे हम यह पहचान करते हैं कि यह अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और यह हमें याद रहनी चाहिए, वह पीक है OH स्ट्रेचिंग। OH स्ट्रेचिंग पीक 3550 से लेकर 3200 की सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में यह जब पीक प्राप्त होती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अणु जो है उसमें एक क्रियात्मक समूह अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए OH की बेंडिंग पीक हमें 1100 से 1400 से 1330 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम अल्कोहल के अणु में 4-5 प्रकार के हमको पीक्स मिलती हैं, जिसमें CH की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, CO की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी होगी। यहाँ पर OH की स्ट्रेचिंग और OH की बेंडिंग पीक भी हमको प्राप्त होगी, जिसमें से स्पेसिफिकली जो हमें याद रहनी चाहिए वह पीक OH स्ट्रेचिंग है। इसी प्रकार दूसरा क्रियात्मक समूह हम C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल का अध्ययन करते हैं और हम याद रखते हैं कि कार्बोनिल समूह जो अलग अलग अणुओं में एस्टर, एल्डिहाइड, एसिड, एमाइड इन सभी में होता है, उसमें C डबल बॉन्ड O के एक ओर एल्किल और दूसरी ओर जो ग्रुप हैं वो बदलते चले जाते हैं और इसलिए उसका वेव नंबर भी बदलता जाता है, जिसे हम सारणी में भी देख सकते हैं, उदाहरण में भी देख सकते हैं और अलग अलग अणुओं की संरचना बनाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O की जो पीक है वो 1870 से लेकर 1540 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कहीं पर आती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी दूसरी ओर कौन से अणु लगे हुए हैं। जैसे हम एस्टर का अणु लेते हैं, एस्टर अगर पहला उदाहरण जो CH3CO CH2 CH3 यानी इथाइल एसीटेट, ये अणु अगर हम लेते हैं तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वह भी अपनी पीक देगा।
CH की पीक्स भी हमें मिलेंगी दोनों तरफ। तो उसकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग पीक्स तो हम सारणी में देख सकते हैं। जो एल्किल ग्रुप के लिए CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग पीक्स हैं, ये हम याद रखें हमेशा, और हर मॉलिक्यूल में ये पीक तो हमें मिलेगी ही। इसके अलावा जो स्पेसिफिक पीक्स हैं वो हमको याद रखनी चाहिए। C डबल बॉन्ड O अगर एस्टर में हम देखते हैं, अगर इथाइल एस्टर है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O के पास में, तो वह अलग वैल्यू देगा। अगर उसको हम एरोमेटिक फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो यह पीक हमें 1683 सेंटीमीटर इन्वर्स पर मिलती है। अगर हम उसकी जगह H से रिप्लेस करते हैं यानी वह एल्डिहाइड बन जाता है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, तो यह पीक हमें 1740 से 1720 सेंटीमीटर इन्वर्स के रूप में एल्डिहाइड में, एलिफेटिक एल्डिहाइड में हमें प्राप्त होती है CH3CHO के लिए। C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल की जो पीक है। एरोमेटिक यदि एल्डिहाइड हम लेते हैं यानी मिथाइल ग्रुप की जगह अगर हम बेंजीन ले लेते हैं चौथे उदाहरण में, तो हम पाते हैं कि C डबल बॉन्ड O की पीक 1710 से 1685 में शिफ्ट हो जाती है सेंटीमीटर इन्वर्स में, और इसका वेव नंबर कम हो जाता है। तो यह हमें बताता है कि मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो भी बॉन्ड्स, जो भी परमाणुओं से बंधे हैं, उसके कारण वेव नंबर बदल जाता है। तो हम दोबारा से याद करते हैं, एल्डिहाइड में जो पीक है वह 1740 से 1720 में मिलती है एलिफेटिक पीक एल्डिहाइड में, और एरोमेटिक एल्डिहाइड में यह हमें 1710 से 1685 सेंटीमीटर इन्वर्स पर मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं जब यह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाता है, यानी क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड से बदलकर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बदल जाता है, तो यह C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसके एक और OH समूह आ जाता है। C डबल बॉन्ड O OH, और कार्बोनिल समूह O और H से जुड़ने के कारण यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वह वैल्यू 1720 से 1706 के सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में आती हैं एसिड के लिए। एल्डिहाइड के लिए यह 1740 से 1720 में है, लेकिन अगर 1720 से 1706 पे शिफ्ट हो जाती है तो वह मॉलिक्यूल एसिड हो सकता है। इसी प्रकार इस अणु का अध्ययन करने पर हमें प्राप्त होता है कि यह इसमें CH, CC, C डबल बॉन्ड O, C बॉन्ड O, O बॉन्ड H, इस सभी पर हमको पीक्स मिलनी चाहिए, ये सभी प्रकार की। तो C बॉन्ड O में हमें 1300 से लेकर 1200 सेंटीमीटर इन्वर्स में CO की पीक मिलती है, और OH स्ट्रेचिंग की पीक हमें 3520 सेंटीमीटर इन्वर्स पर मिलती है। एसिड और अल्कोहल में यहाँ पर हम एक फ़र्क देख सकते हैं कि एसिड में जो OH ग्रुप है उसकी जो पीक है वो 3520 पर मिलती है, लेकिन उसके साथ C डबल बॉन्ड O की पीक 1720 पर भी हमको प्राप्त होती है। अगर ये दोनों पीक्स स्पेक्ट्रा में प्राप्त हैं तो इसका अर्थ है कि वह मॉलिक्यूल एसिड है, जबकि अल्कोहल में केवल 3500 से 3200 के बीच में एक पीक होगी, लेकिन 1720 वाली C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप वाली पीक वहाँ पर अनुपस्थित होगी। तो अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वह अलग स्पेक्ट्रा देगा, जिसमें 1720 की पीक एब्सेंट होगी और एसिड में यह पीक उपस्थित होगी। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप की इम्पॉर्टेंट पीक्स कौन सी हैं, और यही उस स्पेक्ट्रा को एनालाइज करते समय हमें सहायक होंगी। एमाइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग पीक हमें 1050 पर मिलती है। इसी प्रकार NH की जो स्ट्रेचिंग पीक है वह 3520 से लेकर 3350 सेंटीमीटर इन्वर्स पर मिलती है, और NH की बेंडिंग पीक हमें 1655 से 1620 सेंटीमीटर इन्वर्स पर प्राप्त होती है। तो एमाइड जो है वह एसिड से अलग है,
क्योंकि एसिड में OH ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O के पास में, जबकि अमाइड में यह NH2 ग्रुप है। तो NH की स्ट्रेचिंग और NH की बेंडिंग पीक्स अलग अलग हैं OH की स्ट्रेचिंग और OH की बेंडिंग पीक से। और दूसरा, इसमें नाइट्रोजन यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में नाइट्रोजन एलिमेंट की उपस्थिति है या ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यह भी हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से दोनों में विभेद करने में सहायक होता है। इसी प्रकार जब हम एमीन का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो एमीन के स्पेक्ट्रा में भी C बॉन्ड C बॉन्ड N और N बॉन्ड H की स्ट्रेचिंग पीक्स हमको प्राप्त होंगी। तो हम उन पीक्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। C बॉन्ड N की स्ट्रेचिंग पीक 1250 से लेकर 1020 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको मिलती है और NH की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग पीक्स 3500 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स और 1650 से 1580 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलती हैं। तो ये हमें बताती हैं कि वह एमीन है या एमाइड है, क्योंकि यदि वह एमाइड होगा तो हमें 1650 पर हमको यह पीक प्राप्त होनी चाहिए जो कार्बोनाइल की एमाइड में उपस्थित होगी, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और वह न्यूमेरिकल्स जो हमें इन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनके प्रकार को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट द कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स विद द हेल्प ऑफ देयर IR स्पेक्ट्रा। तो यदि हमें 2 IR स्पेक्ट्रा दिए जाएं जिसमें एक स्पेक्ट्रा एल्डिहाइड का है और एक स्पेक्ट्रा एस्टर का है, तो हम इन दोनों में कैसे विभेद करेंगे, यह हमारा पहला प्रश्न हो सकता है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल की संरचना को खोलकर लिखें। C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर अगर जो संरचना है उसमें हम विभेद करें कि उसमें कौन सा बॉन्ड है जो दोनों को अलग बनाता है। हम देख सकते हैं कि एल्डिहाइड के अंदर जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O के पास में वो हाइड्रोजन के साथ बनता है और इसकी जो पीक है वह हमें हाइड्रोजन की पीक CH स्ट्रेचिंग मिलती है 2700 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स पर और कार्बोनाइल ग्रुप की पीक मिलती है स्ट्रेचिंग की 1720 से 1740 के बीच में। जबकि एस्टर के लिए हमको यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग मिलती है 1735 से 1750 के बीच में और दूसरी ओर हमारे पास CH की जो स्ट्रेचिंग है वह कार्बोनाइल के साथ में जब लगा होता है तो वह 2700 से 2900 पे शिफ्ट हो जाती है और सिंपल C बॉन्ड H की स्ट्रेचिंग जो है वह अलग से हमें प्राप्त होती है। तो कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइल से जुड़ा है या हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये विभेद हम यहाँ पर एस्टर और एल्डिहाइड में कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड की जो कार्बोनाइल की पीक है 1720 पे हमें प्राप्त होती है, जबकि एस्टर में यह पीक 1735 पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम दूसरे 2 अणुओं को में भी विभेद कर सकते हैं, जैसे एस्टर और ईथर। तो हम देख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O CH3। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अंतर करने के लिए हम इनकी संरचना को खोल कर लिखते हैं और पाते हैं कि एस्टर में C डबल बॉन्ड O के एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ C2H5 है, यानी दोनों ही तरफ C बॉन्ड C और C बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड O की जो स्ट्रेचिंग पीक है वो 1735 पर हमको प्राप्त होगी। जबकि ईथर में यह पीक एब्सेंट होगी और ईथर में हमें कौन सी पीक मिलेगी, जो सिंपल C बॉन्ड O की पीक है, यानी सिंगल बॉन्ड O की। C बॉन्ड O की पीक हमें 1070 से 1150 C बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग पीक हम टेबल में देख सकते हैं ईथर के लिए। तो यह पीक हमें 1000
70 से 1150 के बीच में उपस्थित मिलेगी। और सी बॉन्ड ओ जो कार्बोनाइल की पीक है वो यहाँ पर एब्सेंट है। और दूसरी पीक हमें मिलेगी सी डबल बॉन्ड सी के लिए, जो कि 1780 से लेकर 1620 से लेकर 1680 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में मिलेगी। तो 1735 वाली पीक यहाँ पर अनुपस्थित होगी ईथर के केस में और उपस्थित होगी एस्टर के केस में। यह इसके लिए विभेद करने वाली पीक होगी और हम स्पेक्ट्रा को एनालाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो एक उदाहरण हम देखते हैं एमीन और एमाइड के लिए। तो यहाँ पर भी हम जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खोल कर लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि एमाइड के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 यह ग्रुप उपस्थित है। तो कार्बोनाइल की जो पीक है वह हमें यहाँ पर प्राप्त होती है और NH2 की पीक 3400 सेंटीमीटर इन्वर्स पर हमें मिलती है और कार्बोनाइल ग्रुप की 1650 पर हमको प्राप्त होती है। यह 1650 वाली पीक अनुपस्थित होती है एमीन के केस में। NH स्ट्रेचिंग तो हमें मिलेगा 3400 सेंटीमीटर इन्वर्स के उस पर। जब हम टेबल में देखेंगे तो एमीन की पीक हमें प्राप्त होगी, लेकिन कार्बोनाइल की पीक सिंपल एमीन प्राइमरी एमीन के केस में एब्सेंट होगी, जबकि एमाइड के केस में स्पेक्ट्रा में प्रेजेंट होगी। तो इस प्रकार से हम और उदाहरण अन्य सभी पाठ्यपुस्तकों में दिए गए जितने भी उदाहरण हैं उनके लिए स्पेक्ट्रल एनालिसिस और स्पेक्ट्रा को पढ़कर हम उसको एनालाइज कर पाएंगे और हम मॉलिक्यूल की संरचना को